Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome back friends to the another video tutorial from XPhysio, a guide to explore your physiology. So in this video tutorial we are going to talk about absorption of food. तो पिछले वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर और उसके सिक्रीशंस तक बात की थी। स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस को हमने सक्कस एंटेरिकस कहा था। सक्कस एंटेरिकस में बड़ी सारी चीजें थी। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स थे, कौन-कौन से? डाइपेप्टाइडेज एंड अमाइनोपेप्टाइडेज। देन लिपिड डाइजेस्टिंग था लाइपेज। देन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स थे, कौन-कौन से? सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। देन न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स थे, फॉस्फेटेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। फिर हमने हार्मोनल एक्शन किया था। गट में जो हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स है, 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, दैट इज जी सेल जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज कराता है, एस सेल जो कि सिक्रेटिन हार्मोन रिलीज कराता है, सीसीके सेल जो कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज कराता है एंड के सेल जो कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड मींस जीआईपी हार्मोन रिलीज कराता है। जी सेल स्टमक में होते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन। वो गैस्ट्रिन रिलीज करके स्टमक पे ही इफेक्ट कराता है, स्टमक की सिक्रीशंस को बढ़ा देता है क्योंकि वो तब रिलीज होता है जब स्टमक में खाना आ रहा हो। देन ड्यूडेनम में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। पहला एस सेल जो कि सिक्रेटिन सिक्रेट करेगा। सिक्रेटिन सिक्रेटली कहा जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था, तो उसने क्या रिलीज किया? थोड़ा सा बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज किया। देन जो मेजर पैंक्रियास के एंजाइम सिक्रेट कर रहा था वो हार्मोन कौन सा था? सीसीके सेल्स ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया था? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज किया था। तो इसके 2 काम हैं, पहले पैंक्रियास में जाता है, उसकी एंजाइमेटिक सिक्रीशंस को रिलीज कराता है। दूसरा काम गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वहां से बाइल रिलीज कराता है। देन लास्ट के सेल से जीआईपी हार्मोन रिलीज होता है। ये रिलीज ड्यूडेनम से हो रहा है लेकिन जा कर रहा है एक्ट करने के लिए स्टमक पे, गैस्ट्रिक को इनहिबिट कर रहा है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाला सरफेस कैसा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको काट लिया तो सरफेस स्मूथ नहीं है, बहुत ही ज्यादा रफ है, बहुत ज्यादा फोल्ड्स होते हैं। तो फोल्ड्स का क्या करना था? हमने सरफेस एरिया को इंक्रीज करना था क्योंकि वहां से एब्सॉर्प्शन हो सके फूड की। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही एब्सॉर्प्शन प्रॉपर्ली हो जाएगी। पहले यहाँ पे ऐसे राउंड राउंड फोल्ड्स पड़े होते हैं, इनको प्लाइकस सर्कुलर्स कहते हैं। अब इसके ऊपर कुछ और फोल्ड्स भी होते हैं, उनको विलाई बोला था। अब विलाई के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू चढ़ा होता है क्योंकि एपिथेलियल किसी का आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट कवरिंग बनाती है किसी चीज की। तो विलाई के ऊपर, ये विलाई है, इसके ऊपर ऐसे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग चढ़ी होती है। ये ऐसे ब्रश जैसे सेल्स, इनको क्या बोला था? ब्रश बॉर्डर सेल्स बोला था। विलाई के बीच में यहाँ पे क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन होती है, ये सेल्स क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन में भी जाते हैं। इन्हीं से एंजाइम भी रिलीज होते हैं, इसलिए इंटेस्टाइन के एंजाइम्स को क्या कहते हैं हम? ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, क्योंकि वो ब्रश बॉर्डर जैसे सेल्स से रिलीज होते हैं। ओके, अब इस विलाई को एनलार्ज करके देखते हैं। विलाई बेसिकली म्यूकोसा की फोल्डिंग है। अब इसमें ब्लड सप्लाई भी जाएगी। अब इसके अंदर सब म्यूकोसा से ब्लड वेसल से कैपिलरी बन के जा रही है। दिस इज अ ब्लड वेसल। हर विलाई में एक कैपिलरी जा रही है। ऐसे क्यों जा रही है कैपिलरी? क्योंकि भैया इस सेल को ऑक्सीजन भी तो देनी है ना। अब ये यहाँ पे ऑक्सीजन दे रही है सेल को और यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस आ रही है। अब इस सब म्यूकोसा में एक वेन जा रही है, ये ऐसे वेन है। तो ऐसे जा रही है कैपिलरी और डीऑक्सीजनेटेड होके वापस होके आ रही है। तो इस कैपिलरी का काम हो गया ऑक्सीजन देना। प्लस एक बात समझो, यहाँ पे तुम्हारा सारा डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है। ये ल्यूमेन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की बात है ये। अब अंदर विलाई वाला सरफेस है, उसके अंदर तो फूड है ना, उसके अंदर खाली जगह है ना जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड है। अब इसी जगह से डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है।
ये सेल्स इसलिए ऐसे है क्योंकि बहुत ज्यादा सरफेस एरिया हो सके इस फूड को एंटर करने के लिए। ये डाइजेस्टेड फूड यहाँ से एंटर करेगा, इन सेल्स में जाएगा, अल्टीमेटली इन ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। इसी को तो एब्सॉर्प्शन कहते हैं। एब्सॉर्प्शन क्या है? ल्यूमेन में खाली अंदर से पाइप है बेसिकली, उस पाइप के अंदर डाइजेस्टेड फूड पड़ा है, उस पाइप की अंदर वाली लाइनिंग विलाय से बनी हुई है। अब विलाय के जो सेल्स है उसके अंदर भी डाइजेस्टेड फूड पड़ा होता है, तो डाइजेस्टेड फूड जो है साइड वाले सेल्स के अंदर घुस जाएगा। सेल्स के अंदर घुस के क्या करेगा? अल्टीमेटली ब्लड वेसल में चला जाएगा। तो यहाँ से एब्सॉर्प्शन होता है फूड का और यहाँ पे कैपिलरी में चला जाता है। नाउ सारा फूड जो डाइजेस्ट होता है वो ब्लड वेसल में नहीं जाता, कुछ इट्स अ लिम्फ वेसल, और ये लिम्फ वेसल की कैपिलरी है जिसे लैक्टियल कहा जाता है। लैक्टियल क्या है? हर विलाय में एक लिम्फ कैपिलरी ऊपर करके जाती है और वो नीचे आ जाती है। क्योंकि लैक्टोस मिल्क शुगर है, ये पूरी व्हाइट नजर आती है, इसलिए इसका नाम लैक्टियल है। क्यों व्हाइट होती है ये? क्योंकि कुछ डाइजेस्टेड फूड जो है वो यहाँ से लिम्फ में जाता है, और जो फूड लिम्फ में जाता है वो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए व्हाइट नजर आती है ये। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्ब ब्लड कहा जाता है, ये भी लीवर में जाता है, क्योंकि वो एक्सेस ग्लूकोज पकड़ ले लीवर के सेल्स वहां पे और ग्लाइकोजन बना दे। अब ये फूड सेल्स के अंदर और बाहर जाने का एक तरीका है, तो ये कैसे फूड अंदर बाहर जाता है ये समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अगर कोई सेल है तो तुम्हें पता है कि वो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। अगर सेल मेम्ब्रेन में कोई चीज ने अंदर जाना है या कोई चीज ने बाहर आना है, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ट्रांसपोर्ट करना है, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ से अंदर घुसने के या बाहर निकलने की। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका केमिकल नेचर क्या है, जो घुसने की कोशिश कर रहा है या बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसको जानने के लिए कि वो कैसे घुसते हैं या निकलते हैं, आपको जानना पड़ेगा कि सेल मेम्ब्रेन का केमिकल नेचर क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है? अगर आपको पता हो, सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है। जो मैंने इतना लिपिड खाया है ना, वो कहा जा रहा है बॉडी में वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आ रहा है, और भी काम आता है, पर सेल मेम्ब्रेन बनाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई नया सेल बनेगा तो उसको मेम्ब्रेन तो चाहिए ना। तो एक लिपिड का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली में एक फॉस्फोलिपिड है, सिर्फ लिपिड नहीं है। अगर लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप लगा दो तो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला ग्रुप है वो फॉस्फेट है, और जो नीचे वाला ग्रुप है ये लिपिड है। तो लिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ना एक बूढ़े आदमी की तरह होता है, जहां ऊपर सिर है और नीचे उसकी दो टांगे लटक रही है। अब जो फॉस्फेट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, पानी से प्यार है उसको, और जो लिपिड है वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से नफरत है। सो हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मींस वाटर हेटिंग। अब सेल के आसपास हर जगह वाटर ही एनवायरनमेंट है, क्योंकि सेल के बाहर तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं। दे आर वेरी हैप्पी कि हमने तो पानी वाली जगह अपना सिर रख लिया, लेकिन इनकी टांगों को तो बहुत प्रॉब्लम है ना भैया, क्योंकि ये तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। साइटोप्लाज्म इनकी टांगों को लग गया तो फिर तो सेल मेम्ब्रेन कभी भी सिंगल लिपिड लेयर की नहीं बनी होती, वो हमेशा डबल लेयर की बनी होती है। मतलब अगर यहाँ पे वाटरी एनवायरनमेंट है भी तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोफिलिक पार्ट रख दिया और इधर वाले पानी से डील करने के लिए ये वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट है। इसीलिए लिपिड ऐसे अरेंज होते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली अ डबल मेम्ब्रेन। इसके बीच बीच में कुछ ऐसे प्रोटीन्स लगे होते हैं। अब किसी चीज को इस चीज में से क्रॉस करना है तो उनको इनका सामना करना पड़ेगा, लिपिड्स और प्रोटीन्स का। अब अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो मैं दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट कर सकती हूँ, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट
एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि कोई चीज अगर बाहर पड़ी हुई है और मुझे उसको अंदर लेके जाना है, तो मुझे जबरदस्ती खींच के अंदर लेके जाना है, मुझे एनर्जी यूज करनी है। मान लो अगर कोई चीज अंदर ज्यादा पड़ी हुई है और बाहर थोड़ी है, तो कोई चीज हमेशा अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कमरा है तो मैं अगर उस कमरे में एक जगह परफ्यूम छिड़क दूं, तो वो परफ्यूम धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसका मतलब क्या है, परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे हाई थी और बाहर बाकी जगह उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो थी, तो परफ्यूम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चला गया। मान लो कहीं किसी कंपार्टमेंट में पानी ज्यादा है और किसी में पानी कम है और तुम उन दो कंपार्टमेंट को जोड़ दो, तो ज्यादा पानी से कम पानी वाली जगह पानी चला जाएगा। एयर गोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होती है और उसे कम वाली जगह लेके जाना है, तो वो इजीली चला जाएगा बिना किसी एनर्जी के। लेकिन अगर तुम कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह पे धक्का मारना चाहते हो, तुम्हें पुश करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि तुम एक्टिवली एटीपी खर्च कर रहे हो उसे यूज करने के लिए। इसको बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हम मूव करते हैं उस चीज को। अब दूसरा ट्रांसपोर्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब कि पैसिवली हो रहा है, बिना किसी एनर्जी के हो रहा है, मतलब कि एटीपी खर्च नहीं करना पड़ रहा है, दैट इज विदाउट एटीपी एंड अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कि जहां पे ज्यादा है वो कम वाली जगह चला जाएगा, तो इजीली चला जाएगा बिना किसी एनर्जी के। अब पैसिव में भी दो प्रकार होते हैं, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका मतलब समझो, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मान लो कोई चीज यहाँ पे थी और वो यहाँ जाना चाहती है, तो वो सिंपली यहाँ से इनके बीच में से ऐसे चली जाएगी। इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब कोई चीज बाहर ज्यादा है और वो अंदर जाना चाहती है, क्योंकि वो चीज कम है, बिना एनर्जी के अंदर जाएगी, लेकिन वो नॉर्मली लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर से नहीं निकलेगी, वो प्रोटीन की हेल्प से जाएगी। अगर वो प्रोटीन की हेल्प से जा रही है, उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अगर कोई चीज पैसिव से ना जाके एक्टिव से जा रही है, तो एक्टिव के लिए कुछ और चीजें होती है। अगर कोई चीज यहाँ पे है और वो यहाँ जाना चाहती है, जबरदस्ती भेजना चाहती है, मतलब वो जाना नहीं चाहती, वो जबरदस्ती भेजना चाहते हैं, तो हम यहाँ इसके थ्रू भेजेंगे। इस पोर्शन को कहते हैं पंप, और पंप चलता है एटीपी से। सो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, एक्टिव एनर्जी के साथ होता है और पैसिव बिना एनर्जी के होता है, क्योंकि वो खुद ही जाना चाहता है। एक्टिव में अगर आपको ट्रांसपोर्ट करनी है, तो आपको एक चीज चाहिए होती है, वो है पंप। वो पंप एनर्जी लेके उस चीज को अंदर पुश कर देता है। अगर आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट करना है, बिना किसी एनर्जी के ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप मेम्ब्रेन के बीच में से घुसा दो, तो वो सिंपल डिफ्यूजन है। और अगर आप किसी प्रोटीन का सहारा ले रहे हो उस चीज को घुसाने के लिए, तो आप उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह सकते हो। ओके, अब देखते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास डाइजेस्ट करने के लिए है ग्लूकोज। अभी तक आप समझ रहे थे कि एब्सॉर्प्शन कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि किससे कौन और कैसे एब्जॉर्ब होता है। हमारा मेन एब्जॉर्ब करने के लिए ग्लूकोज है, देन अमीनो एसिड है, देन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है। ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स है जो हमें एब्जॉर्ब करने हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे एब्जॉर्प्टिव सेल्स है। ये विलाय है पीछे, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है और बीच में लिम्फ वेसल है। देखो,
ग्लूकोज जैसी चीज जब एब्जॉर्ब होती है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे पंप के थ्रू। जब सेल से बाहर निकलती है और ब्लड में जाती है तो पैसिवली बाहर निकलती है, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से बाहर निकलती है। ये ग्लूकोज था, ये एक्टिवली अंदर गया और पैसिवली बाहर निकल गई। सिमिलरली अमीनो एसिड भी एक्टिवली अंदर गए और पैसिवली बाहर निकल गए। और फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड से अंदर जाता है और बाहर निकल जाता है। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स सिंपल डिफ्यूजन से अंदर जाते हैं और सिंपल डिफ्यूजन से ही बाहर निकलते हैं। सो ग्लूकोज और अमीनो एसिड इन तीनों तरीके से एब्जॉर्ब होता है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है और क्लोराइड पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। फिर F से फैसिलिटेटेड, F से फ्रक्टोज। अब देखते हैं कि फैट्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, अमीनो एसिड का, वो सब ब्लड में जाते हैं। सिर्फ ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं जो कि सेल्स में जाने के बाद ब्लड में नहीं जाते। ये विलाय है, ये ब्लड वेसल है और बीच में लिम्फ वेसल है, इसको लैक्टियल कहते हैं। तो ये लैक्टियल में जाते हैं। मान लो ये सेल्स है, यहाँ पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स है, यहाँ पे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स लिपिड सोलुबल होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पानी पानी भरा होता है, एंजाइम्स भरे होते हैं, एंजाइम भी वैसे वाटर सोलुबल ही होते हैं। तो ये ना इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं क्योंकि इनके सब जगह वाटरी एनवायरनमेंट है, लिक्विड है, दे आर हाइड्रोफोबिक, उन्हें पानी से नफरत है। तो ये इन सेल्स तक पहुंच नहीं पा रहे होते, परेशान हो रहे होते हैं। इनको हेल्प करने के लिए वो आएगा जिन्होंने इनको इमल्सिफाई किया था। कौन? बाइल सॉल्ट ने किया था। बाइल सॉल्ट कहता है रुको, मैं तुम्हें हेल्प करता हूं तुम्हारी एब्सॉर्प्शन में। बाइल सॉल्ट्स यहाँ पे आएंगे। बाइल सॉल्ट्स के दो पोर्शन है, इनका एक पोर्शन वाटर लविंग है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, एंड एक पोर्शन हाइड्रोफोबिक है, दैट इज वाटर हेटिंग। ये अब इन्हें हेल्प करेंगे इन सेल्स तक जाने के लिए। कैसे? ये इनको ऐसे कवर कर लेंगे कि तुम्हें पानी से नफरत है ना, कोई ना, मैं तुम्हें पानी से ही बचा लेता हूं, ऐसा इनके ऊपर ये कवर कर लेते हैं। क्यों कवर बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पूरा वाटरी एनवायरनमेंट है और इनको वाटर से नफरत है, तो ये बेचारे मूव नहीं कर पा रहे हैं। अभी क्या हुआ है, अच्छे भले लोगों ने इन्हें कवर कर लिया है, तो ये अब इन्हें कवर करके इंटेस्टिनल सेल के पास छोड़ के आएंगे ताकि वहां से वो एब्सॉर्ब हो जाए। इस पूरे स्ट्रक्चर को बीच में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और बाहर बाइल सॉल्ट्स, इनको बोलते हैं मिसेल्स। मिसेल बन गया। अब मिसेल इनको यहाँ पे ले गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये बाइल सॉल्ट बाहर ही रह जाते हैं और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अंदर छोड़ देते हैं। सो ल्यूमेन के अंदर मिसेल बनते हैं और मिसेल इनको डाइजेस्टिव सेल के पास छोड़ के जाते हैं। अब ये फिर से अनकंफर्टेबल हो गए क्योंकि यहाँ पे फिर से वाटरी एनवायरनमेंट है, तो अब इनके ऊपर एक और कोटिंग चढ़ जाएगी इनको बचाने के लिए। ये प्रोटीन की कोटिंग है। अब ये सेल्स के अंदर प्रोटीन से कोट हो गए। पहले बाइल सॉल्ट से कोट हुए थे ल्यूमेन में, अब ये प्रोटीन से कोट हो गए। अब इनका एक और नाम है, इनको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या हुआ था, खुले घूम रहे थे ग्लाइसरॉल फैटी एसिड्स, सेल तक नहीं जा पा रहे थे, तो बाइल सॉल्ट्स ने उनको कवर कर लिया। उस स्ट्रक्चर्स को क्या कहा था, मिसेल कहा था। मिसेल गया सेल के पास और ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स को सेल में लेके गया सिंपल डिफ्यूजन से। फिर अंदर फिर से अनकंफर्टेबल हो गए,
फिर प्रोटीन की कोट चढ़ गई और काइलोमैक्रोन बन गया। अब इसने यहां से घुसने की कोशिश की ब्लड वेसल में, तो ब्लड वेसल ने घुसने ही नहीं दिया उसको, क्योंकि ब्लड वेसल के जो पोर होते हैं ना कैपिलरी के, वो बहुत छोटे होते हैं। काइलोमैक्रोन बहुत बड़ा होता है। फिर काइलोमैक्रोन को अल्टीमेटली कौन एक्सेप्ट करेगा? दुखारे इंसान को? लिम्फ। काइलोमैक्रोन लिम्फ में घुस जाएंगे और लैक्टियल काइलोमैक्रोन्स को लेके चली जाएगी। काइलोमैक्रोन्स व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए लैक्टियल भी व्हाइट कलर की नजर आती है। तो क्या बात हुई है यहाँ पे? ये सिंपल डिफ्यूजन से मूव करते हैं लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाकर। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे मिसेल बोलते हैं, ल्यूमेन में बनता है। फिर मिसेल से अंदर जाते हैं तो काइलोमैक्रोन बनता है। काइलोमैक्रोन ब्लड में नहीं जा पाता, वो लिम्फ में एंटर करता है, लिम्फ की लैक्टियल कैपिलरी में एंटर करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ अपनी फिजियोलॉजी एक्सप्लोर कीजिए।